हेलो दोस्तों। अ, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। अभी हम ये क्रम पढ़ रहे हैं जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उसमें पहले हमने बहुत सारी कंपनियां देख चुके हैं। कलर बहुत सारी कंपनियां हम देख चुके हैं, जिस क्रम में हमने सबसे पहले पुर्तगाली कंपनियां देखी। पुर्तगाली यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली हमने देख लिया है, डच देख लिया है, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख ली है। अब हम आते हैं फ्रांसीसी कंपनी पर। फ्रांसीसी कैसे आए भारत में, क्या उस समय परिस्थितियाँ थी, हम देखेंगे कि भारत में क्या परिस्थितियाँ थी और उस समय फ्रांस में, यूरोप में क्या परिस्थितियाँ थी, वो सब हम देखेंगे। फिर कैसे कैसे ये आए, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की और कैसे इनका पूरा इन्होंने अपना व्यापार फैलाया भारत में, और फिर किस तरह का पतन हुआ ये हम देखेंगे। उसके बाद एक छोटी सी कंपनी डेनिस, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले ये जो है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो संकल्प 2017, तो आपको जो क्लास की जो पीडीएफ होंगी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रांसीसी कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिए इस समय जो स्थिति थी, तो इस समय फ्रांसीसी आए भारत में कब, 1664। 1600 में हमने देखा अंग्रेज आए, 1664 में फ्रांसीसी आए, ये सबसे लेट आए। तो इस समय क्या स्थिति बन रही थी जो फ्रांस में, और क्या स्थिति बन रही थी भारत में, पहले थोड़ा सा हम इस दोनों पे देखते हैं। तो देखिए फ्रांस में, ये भी यूरोप का एक देश है, तो फ्रांस में क्या हो रहा था वहाँ पे, अभी तक जो भी यूरोपीय कंपनी वो देख रहे थे कि यूरोपीय कंपनी जो भी भारत आ रही हैं, मतलब कि एशिया पूर्वी जो भी आ रही हैं यहाँ पे एशिया में व्यापार करने और ख़ासकर भारत के साथ, तो बहुत ज़्यादा उन्हें मुनाफा हो रहा है। तो ये फ्रांसीसी भी देख रहे थे। तो वहाँ पे उस समय लुई 14वां राजा हुआ करता था उस समय वहाँ। तो उसके सबसे पहले ये बात उसके मंत्री के दिमाग में आई कि सब जा रहे हैं यहाँ से, यूरोप से सब जा रहे हैं, इतना मुनाफा कमा कमा के आ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसका फ़ायदा उठाएं। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हमारे भी जो अगल बगल जान पहचान में कोई किन्हीं कुछ मुनाफे वाली चीज़ मिल जाती है, तो जब पता चलता है तो दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं कि चलिए हम भी इसका लाभ उठाएं, यहाँ पे कम पैसे डालने से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो इसी तरह से फ्रांसीसियों को भी लगा कि नहीं, हमें भी जो है भारत के साथ व्यापार का मार्ग देखना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। तो उस समय जो फ्रांस की स्थिति थी, यहाँ पे लुई 14वां राजा था। लुई 14वां राजा था और इसका मंत्री था जो इसका मंत्री उस समय आप देखते हैं कोलवर्ट था। कोलवर्ट लुई 14वां के शासन में, और उसका मंत्री का नाम था कोलवर्ट। इसके दिमाग में सबसे पहली बात आई कि हमें जो भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो इसने अपने राजा को कहा, राजा ने भी दे दी कि हाँ अनुमति, कि ठीक है आप इसके लिए तैयारी कीजिए। और लुई 14वें ने इसके लिए एक कंपनी की स्थापना करने का इन्हें आदेश दिया। और ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी, क्योंकि ये जो है राज्य जो है सरकार के निर्देश से बनी थी, सरकार के अंतर्गत बनी थी, ये तो सरकारी कंपनी थी। अब तक जितने भी कंपनी जो भारत में आए थे, चाहे हमने पुर्तगाली कंपनी देखा, चाहे हमने डच देखा, चाहे हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखी, तो वो निजी कंपनियाँ थी, वो आपस में साझेदार शेयर होल्डर्स थे, लेकिन ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी थी। और इसका नाम था, इस कंपनी का द कंपनी डी ओरिएंटल के नाम से कंपनी स्थापित हुई। तो 1664 की ये बात है। अब उसके बाद देखिए ये पूरी तरह राज्य के अधीन थी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि कैसे कैसे होता है। अब देखिए भारत में क्या स्थिति थी, ये हमने देखा यूरोप, फ्रांस में क्या स्थिति थी, ये फ्रांस की स्थिति थी। भारत की क्या स्थिति थी 1664 में, भारत में केंद्रीय सत्ता पर मुगलों का अधिकार था। शासक कौन थे, औरंगजेब। और व्यापार वाणिज्य में, व्यापारिक क्षेत्र में यहाँ पे अभी तक पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिस भी आ चुके थे। 1616 में ही डेनिस आ गए थे, तो डेनिस भी आ गए थे, भले ही उनकी उतना विस्तार नहीं था, लेकिन ये सब यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियाँ थी ये सब आ चुकी थी। तो व्यापार पर पुर्तगाली
डच, अंग्रेज, डेनिस, इनका पूरा अधिकार था। आप चाहे सूरत में देख ले, चाहे आप आगे जाके देखिए, आप यहाँ हम देखते हैं, इधर सूरत में देख ले, इधर भी था, चाहे बंगाल में, मद्रास में हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमने पढ़ा था कि बम्बई में ये पूरा इनका ट्रायंगल ही ये सब पूरा था। ये तो मतलब धीरे धीरे बना था, लेकिन पूरी तरह से ये इनके प्रतिद्वंदी अच्छे आप कह सकते हैं। और अगर कोई किन्हीं का दुकान जब अच्छा चल रहा है, किन्हीं का व्यापार अच्छा चल रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई चौथा साल भी आए जिससे हमें अपना मुकाबला करना पड़े या हमें अपना बंटवारा करना पड़े अपने सामानों का या अपने व्यापारिक क्षेत्रों का। तो इसीलिए इतने प्रतिद्वंदी इनके सामने थे और इनका इन्हें सामना करना था। तो भारत की स्थिति थी मुगल सत्ता, ये जो केंद्रीय सत्ता मुगलों के हाथ में, और व्यापारिक क्षेत्र में इनके इतने प्रतिद्वंदी, मतलब स्वयं इनके यूरोपीय ही जो थे वो सब यहाँ पे भारत में बैठे हुए थे। तो ये स्थिति थी। हमने देखा कि डच जो थे, डच का पुलिकट में वो पूरा उनका केंद्र था, वहाँ पे उन्होंने किला बनाए हुए था। मद्रास में, फिर मद्रास में अंग्रेज़ों का था। तो और ये था फिर पूरी, मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ही उनके लिए आए थे तो आसान स्थिति नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या हुआ कि 1667 में फ्रांसिस कैरो की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचा। तो आप कहेंगे कि जब ये फ्रांसिस कैरो के अध्यक्षता में पहुंचा तो फ्रांसीसियों का आगमन 1664 में क्यों बताया जाता है। तो देखिए 1664 के बाद जब ये जो कंपनी का निर्धारण जो हो गया, स्थापना हो गया, तो 1664 के बाद फ्रांसीसी आने लगे और यहाँ पे अपनी जो है गतिविधियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ थोड़ी मोड़ी करने लगे और यहाँ से अपना व्यापारिक अपना जो सामान लेके वहाँ जाने लगे। लेकिन जो एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे व्यापारिक कोठियाँ या कोई ठोस यहाँ पे कदम नहीं उठाया गया। ठोस जो कदम उठा तो उनमें 1667 मतलब 1667 किसके अध्यक्ष में एक दल आया भारत, फ्रांसिस कैरो के अध्यक्षता में एक दल आया। उसका हेड जो था वो फ्रांसिस कैरो बना। अब उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले ये कहाँ आए, तो सबसे पहले ये आए सूरत। सबसे पहले ये आते हैं सूरत में। और सूरत में कहाँ, वो वहाँ पे कौन बैठे हुए थे, सूरत में अंग्रेज भी थे, पुर्तगाली भी थे। तो सूरत में आए और वहाँ पे इन्होंने एक, जो इस दल ने एक फ्रांसीसी कारखाना या कोठी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारखाना या कोठी स्थापित की। सबसे पहले इनकी जो फ्रांसीसियों की जो कोठी है, सबसे पहले कहाँ, तो सूरत में। ये प्रश्न आता है, इसीलिए आप याद रखेंगे। आपने अंग्रेजों के समय भी देखा था कि सबसे पहले उन्होंने सूरत में जो है व्यापारिक कोठी बनाई थी। फिर उन्होंने जहांगीर से आज्ञा उसके लिए अनुमति ली थी और फिर उनका काम रुक गया था। फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाई और फिर सूरत वाली कोठी भी उनकी बाद में उसमें तैयार हो गई। तो यहाँ पे सूरत एक पहले भी हम देख चुके हैं कि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अभी भी आधुनिक भारत में भी सूरत जो है वो व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। अब उसमें जो सूरत के लिए, तो अब वहाँ पे जब ये आए, वहाँ पे उन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की, तो इनके लिए कोई आसान नहीं रह गया जो कि वहाँ पे आराम से ये कर सके, क्योंकि प्रतिद्वंदिता बहुत थी और जो है बहुत कोई ये नहीं थे कि छोटे मोटे, उनकी भी ताकत बहुत ये ज़्यादा थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब सोचा कि दूसरे जगह चले जाए। यहाँ जो सूरत में इनके लिए परिस्थितियाँ आसान नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी कोठी को दूसरी जगह ले जाएं। और फिर क्या किया इन्होंने, दूसरी जगह कहाँ ले गए, पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम। यहाँ भी इनके लिए आसान नहीं था। यहाँ भी हम देखें कि यहाँ पे भी पहले से सब बैठे हुए थे। तो पूर्वी तट यहाँ पे जो कोरोमंडल तट है, तो यहाँ ये जो वहाँ पे उन्होंने कहाँ पे अपनी कोठी स्थापित की, देखिए मसूलीपट्टनम में एक कारखाना लगाया, ये कोठी लगाया और मसूलीपट्टनम, सूरत से ही फिर ये शिफ्ट हो गए। ये कब की बात है, 1669 की बात है। ये समय तक ये आ जाते हैं यहाँ पे मसूलीपट्टनम आ जाते हैं।
अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये सोचते हैं कि तब भी ये यहाँ पे अपना व्यापार कर रहे थे। उसके बाद ये जो है यहाँ पे कौन आया था, फ्रांसिस मार्टिन। देखिए जब सूरत में जो वहाँ पे थे तो वहाँ पे कैरो के, फ्रांसिस कैरो के साथ आए थे। उसके बाद यहाँ पे जब आए मसूलीपट्टम में तो 1969 यहाँ पे जो फ्रांसिस मार्टिन को मसूलीपट्टम और सूरत दोनों जगह की जो जो कोठियाँ बनाई थी। अब इनकी दो जगह सूरत में भी कोठी थी और यहाँ पे मसूलीपट्टम में भी थी। तो दोनों जगह का जो उत्तरदायित्व सौंपा गया वो सौंपा गया फ्रांसिस मार्टिन को। इसको फ्रांसिस मार्टिन को सौंपा गया। अब देखिए इसके बाद आगे कैसे इनका ये होता है, हम वहाँ तक हमने देख लिया है। तो आगे जाके ये इनका मुख्य जो केंद्र बनता है पौंडीचेरी बनता है। और आप जब आधुनिक इतिहास या ऐसे भी पढ़ते होंगे तो सबसे ज़्यादा दिन तक पौंडीचेरी को इन्होंने अपने अधिकार में रखा था। अब यहाँ पे जो हम आते हैं तो देखिए मसूलीपट्टम, और यहाँ पे भी इनके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे इसी के आसपास मद्रास में था सेंट जॉर्ज फोर्ट जो अंग्रेज़ों के अधीन था, और पुलिकट में गोंड्रिया का किला जो डचों के अधीन था। तो यहाँ पे भी इनके लिए बहुत आसान नहीं था। और इसी समय इन्होंने एक गलती यहाँ पे क्या कर ली, इन्होंने एक जो है मद्रास के पास 1672 मद्रास के पास एक स्थान है, मद्रास के पास एक स्थान सेंट थोमे, सेंट थोमे। अभी तक तो व्यापार ही कर रहे थे, लेकिन अब देखिए कि मद्रास के पास एक स्थान था सेंट थोमे, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने, फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। अब ये जो जगह है ये मद्रास के पास था। तो ये जो जगह था इस पे जो फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। और ये जो कब्जा वाली जो बात थी इनका प्रतिनिधि किया था डी लाहे। यहाँ पे अब हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मद्रास में तब तक अंग्रेज भी अपनी किलेबंदी कर चुके थे और डच भी थे पुलिकट में। तो उसके आसपास तो डचों ने क्या किया, गोलकुंडा के शासक को जो है ये सूचित कर दिया कि इन्होंने फ्रांसीसियों ने ऐसे ऐसे सेंट थोमे नामक स्थान पर कब्जा कर लिया है। तो फिर डचों ने, क्योंकि सारे प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे की को कोशिश करते थे कि कब किसको कैसे हटाया जाए तो व्यापार पर हमारा ज़्यादा अधिकार हो, तो डचों ने क्या किया, डचों ने गोलकुंडा, ये जो स्थान था गोलकुंडा के अंतर्गत आता था, गोलकुंडा के शासक पर को बता दिया। और डच और गोलकुंडा के शासक दोनों ने मिलकर फ्रांसीसियों को वहाँ से हटा दिया, फ्रांसीसियों को सेंट थोमे से हटा दिया। और सेंट थोमे में जो उन्होंने अपनी कोठी बनाई थी फ्रांसीसियों की कोठी, वो डच को, गोलकुंडा के शासक ने डचों को दे दी। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं डचों का, डच प्लस गोलकुंडा ने मिलकर, गोलकुंडा के शासक ने मिलकर फ्रांसीसियों को वहाँ से हटा दिया, भगा दिया। डचों के साथ आगे देखते हैं और भी युद्ध होते। डच गोलकुंडा के दोनों ने मिलकर फ्रांसीसियों को वहाँ से भगा दिया, उनके साथ युद्ध करके भगा दिया। और जो सेंट थोमे की जो का स्थल था जहाँ पे उनके जो फैक्ट्री थी, तो वो सेंट थोमे किनको मिल गया, डचों को मिल गया, डचों को सेंट थोमे का जो स्थल है वो डचों को मिल गया। तो अभी तक का यहाँ तक हमने देखा कि कैसे कैसे ये मद्रास से मसूलीपट्टम और फिर सेंट थोमे नामक स्थान पर ये करते हैं। तो
लेकिन इनका ये जो युद्ध का जो बात था, ये इनके लिए डिसीजन सही नहीं हुआ। जो स्थान पर कब्जा करना इनके लिए सही नहीं हुआ, और जो ये व्यापार कर रहे थे उससे वो व्यापार भी इनका प्रभावित होता है। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये जो डील है इन्होंने किया था, तो अब फ्रांस तक जब बात गई कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ है, तो फ्रांस से एक दूसरे जो है डायरेक्टर को भेजा गया। कौन आते हैं? फ्रांसिस मार्टिन। इसे हम यहाँ देखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। सूरत गए, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम गए। मसूलीपट्टनम के बाद फिर उन्होंने ये जो सेंट टोमे पर अधिकार कर लिया। सेंट टोमे पर जब अधिकार करते हैं तो डच और जो गोलकुंडा के शासक ने मिलकर फ्रांसीसी को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद जब ये उनका वहाँ पर से पूरा ये सफाया हो गया, तो इसकी खबर जब फ्रांस में पहुँचती है तो फ्रांस में फिर एक नए डायरेक्टर को भेजा जाता है। देखिए, ये हम यहाँ देखते हैं। तो फ्रांस में, और वो जब आते हैं तो फिर वो स्थितियों को सुधार करने की कोशिश करते हैं। यूरोपियों का एक ये बहुत ही बड़ा था कि अगर जहाँ ही उन्हें लगता था वो कुछ आगे बढ़ते थे, और जैसे लगता था कि नहीं अभी ये स्थिति हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो बस वो पीछे अपनी गलती मानकर वो पीछे 2 कदम पीछे हो जाते थे, और फिर अपनी तैयारी कर वो फिर और ज़्यादा आगे बढ़ते थे। तभी तो वो इतने ज़्यादा दिन तक, मतलब समझिए कि आप पूरे हिंद महासागर को पार करके आए और एक बिल्कुल ही अलग जगह संस्कृति वाले देश में अलग रीति रिवाज संस्कृति, और उतने दूर से आके इतने दिनों तक मतलब अपना पूरा व्यापार किया, राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया, सारा किया। क्योंकि उनमें ये एक गुण था जो मानना पड़ेगा कि उनमें अपनी गलतियों से सीखने, सुधारने, और फिर कुछ दिन तक फिर जब अपनी गलतियों को सीख कर वो केवल ऐसे बैठ नहीं जाते थे, फिर उसको पूरी तैयारी करते थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, फ्रांस में जो है किन्हें बनाकर भेजा गया, जो है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन को डायरेक्टर बनाकर भेजा गया, और इसे ही फ्रांसीसी शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, कभी कभी ये सब प्रश्न पूछ देते हैं। तो ये देखिए, और इसके साथ ये जब आया तो आप 1673 की बात है, और इसके साथ एक आए थे वेलांग लिस्पने। नाम इनके थोड़े ऐसे ही होते हैं। तो ये फ्रांसिस मार्टिन के साथ इनके साथ वेलान लिस्पने ये आए थे। फिर ये आए, इन्होंने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे गलती हो गई है, और जिनके कारण जिन्होंने इस तरह से कब्जा किया, तो हमने उन सबको हटा दिया है, तो हमें कृपया करके फिर से जो व्यापार की अनुमति दे दे। और ये आया कहाँ? ये हैदराबाद में एक स्थान है वालीकोडपुरम। ये आया वालीकोडपुरम। यहाँ पे उस समय सूबेदार कौन थे? अब देखिए, अब इनकी स्थिति जो ज़्यादा ये होगी, सुदृढ़ होगी। सूबेदार था यहाँ पे शेर खान लोधी। तो शेर खान लोधी, और फिर उन्होंने कहा कि हमें व्यापार करने के लिए कुछ स्थल दीजिए। उनसे इन्होंने ये रिक्वेस्ट की और अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा याचना किया। तो इसने क्या किया, इसने पांडिचेरी वाला जो स्थल है वो दे दिया। पांडिचेरी वाला स्थल कि आप यहाँ पे व्यापार कीजिए, कोरोमंडल तट पे। देखिए ये वाला स्थल आप यहाँ देखिए, पांडिचेरी, ये कोरोमंडल तट है, इधर मालाबार है, इधर उत्तरी सरका। तो ये वाला जो है ये स्थान इसे मिल गया। और उसके बाद ये जो पांडिचेरी का जो स्थल है, इसे बहुत ज़्यादा इन्होंने विकसित किया, और आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसका विकास किया और अपनी बस्तियां बसाई। और बाद में भी हम देखते हैं, आज़ादी के बाद भी जो फ्रांसीसी हैं पांडिचेरी वाले स्थल पर जो है बसे रहे, और उन्हें फिर युद्ध द्वारा हटाना पड़ा था। जैसे कि हमने देखा था ना, पुर्तगाली गोवा को नहीं छोड़ के जा रहे थे, वैसे ही फ्रांसीसी पांडिचेरी को छोड़कर बहुत देर के बाद गए। तो आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था इसके आसपास, यहाँ पे जो पांडिचेरी में क्या हुआ, इसके आसपास यहाँ पे मद्रास में थे अंग्रेज़ों के फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद पुलिकट में डच थे, कॉन्टे का किला। तो इन्होंने पांडिचेरी को यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे किला बनाया।
क्योंकि जब आपके दुश्मन जो है जितने मजबूत होते हैं, उनके पास इतने ये किलेबंदी उन्होंने की हुई थी, तो इन्होंने भी अपना ये स्थल अभी मिल गया था, इसका इन्होंने विकास पूरा ये किया और यहाँ पे इन्होंने किला बनाया, और उस किले का नाम क्या रखा? फोर्ट लुई, क्योंकि लुई उनके शासक थे, उनके राजा थे, तो उस किले का नाम रखा। यहाँ पे किला बनाया, और किला फोर्ट लुई। इस किले का नाम रखा फोर्ट लुई। तो ये सब प्रश्न आते हैं, इसलिए देखिएगा आप। अब फिर हमको पता ही है कि 1954 तक लगभग जो है पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के अधीन रहा। उसके बाद इन्होंने माही को जीता, माही को भी पे भी अपनी बस्तियां बनाई। अब ये बंगाल की तरफ भी जाते हैं, हम देखेंगे, क्योंकि बंगाल भी जैसे कि गुजरात में सूरत, ये सब जो था, सूरत, बम्बई, ये सब व्यापारिक बहुत केंद्र थे। और बंगाल भी जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना कि बंगाल में धन संपदा भी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे भी सब जो भी विदेशी आए थे, बंगाल पे भी पूरा अपनी जो व्यापारिक कोठियाँ बनाने के प्रयास करते थे। तो हमने देखा भी है कि इससे पहले जो ये अंग्रेज आए थे, डच आए थे, सब ने वहाँ पे अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू की थी, तो ये वहाँ भी जाते हैं। तो देखिए बंगाल, जब यहाँ पे बंगाल वो जाते हैं, अभी तक ये तो इधर ही थे। अब देखिए बंगाल, यहाँ जब बंगाल में जाते हैं, तो बंगाल में ये कहाँ पे अपनी कोठी लगाते हैं? चंद्रनगर में। फ्रांसीसी की जो कोठी थी बंगाल में, चंद्रनगर में, बंगाल में चंद्रनगर में। और उस समय जो किससे इन्होंने इजाज़त ली थी? बंगाल में जो सूबेदार थे, बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। अभी तक ये जो भी काम करते थे अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर, फिर आगे देखते हैं कि कैसे अब ये दोनों फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी कि ये ही पूरे जो भारतीय राजनीति, बस उन्हें जो शासक होंगे उन्हें मुखौटा के रूप में रखेगी, और आपस में अपने हितों के लिए लड़ाई झगड़े होंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए बंगाल का सूबेदार उस समय कौन था? शाइस्ता खां। अब ये बंगाल की तरफ अपना रुख करते हैं, तो शाइस्ता खां था, और इन्हें चंद्रनगर में जो है, चंद्रनगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब चंद्रनगर में इन्होंने अपनी कोठी बनाई, कोठियाँ स्थापित की, यानी कारखाने, फैक्ट्री, कोठी, जो इसे तीनों नाम देते हैं, तो ये उन्होंने चंद्रनगर में लगाया। अब यहाँ पे देखिए क्या था, जो कासिम बाजार में पहले ही जो थे अंग्रेज़ थे, और ये डच थे, डच की तो वहाँ पे रेशम की फैक्ट्री भी लगी हुई थी, हुगली, कासिम बाजार, ये सब जगह ये लोग पहले ही से थे। तो यहाँ पे इन्होंने चंद्रनगर में भी चंद्रनगर में फ्रांसीसी भी अब आ गए, और इन्होंने अपनी कोठी लगाई। अब जो देखिए सबके जो है हित यहाँ पे चंद्रनगर आते हैं बंगाल में। तो अब हमने पहले देखा था कि डच भी थे, तो डचों को भी अब लगा सबके हित आपस में टकराने लगे, और कोई चाहते थे कि हमारा प्रतिद्वंदी और अब आए। तो डचों ने क्या किया, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जो पौंडीचेरी जो इनका ये था, डचों ने पौंडीचेरी को जीत लिया। डचों ने यहाँ जो इनका फ्रांसीसी मुख्यालय था, पौंडीचेरी इनका फ्रांसीसी मुख्यालय था, यहाँ उन्होंने अपने किला भी बनाया था, फोर्ट लुई। तो डचों ने क्या किया कि ये पौंडीचेरी को पर हमला किया और जीत लिया, और फ्रांसीसियों को यहाँ से हटा दिया। तब अब क्या होगा, फ्रांसीसी को यहाँ हटा दिया, तो फिर उसके बाद फ्रांसीसी लगभग 5-6 साल तक पौंडीचेरी से हटे रहे, यहाँ से बिल्कुल ही इनको निकाल दिया गया। फिर डचों की, और ये बहुत ही एक, देखिए फिर जो एक संधि होती है, देखिए जब आए तो डचों ने पौंडीचेरी पर हमला किया, क्योंकि डच अभी तक पुर्तगालियों को भी हटा रहे थे। पुर्तगाल, जहाँ जहाँ पुर्तगाली कंपनियाँ थी, कोठी थी, तो जहाँ जहाँ, तो डच अभी पुर्तगालियों को भी हटा के उनकी सारी कोठियों पर अधिकार कर रहे थे, ये हमने पिछले क्लास में देखा है। तो डचों ने पांडिचेरी पर हमला करके फ्रांसीसियों को हरा के वहाँ से हटा दिया को भगा दिया।
और ये पांडिचेरी उनका मुख्यालय था, भगा दिया। अब ये लगभग 1693 की बात। उसके बाद 16 जो है 98, लगभग 5-6 साल ये फ्रांसीसी पांडिचेरी से हटे रहे। उसके बाद डचों प्लस फ्रांसीसियों के बीच एक संधि होती है, जिसे कौन सी संधि कहते हैं? रिजविक। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत बार आया ये प्रश्न, किनके बीच होती है कि ये रिजविक की संधि कब होती है, किनके बीच होती है रिजविक की संधि? ये रिजविक की संधि होती है। और पौंडीचेरी वापस फ्रांसीसियों को, जो उनका मुख्यालय था, जिसे इन्होंने बसाया था, वहाँ पे इनका किला था, तो फिर ये इस रिजविक की संधि द्वारा, ये याद रखेंगे, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल जाते हैं, फ्रांसीसियों को वापस। ये यहाँ तक का पूरा जो है कहानी हो गया कि अब यहाँ तक आ गए और फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी अपनी वापस मिल जाती है। और फिर यहाँ मैप में एक बार हम देख लेंगे, यहाँ ये इनका जो है फिर से इन्हें वापस मिल गया। उसकी यहाँ पे इन्होंने माहे देखिए, ये भी पौंडीचेरी के अधीन, माहे को जीता, माहे में अपनी बस्तियाँ बनाई। यहाँ पे कारिकल में इन्होंने बनाया ये यमन। और एक स्थल इन्होंने और फ्रांसीसियों ने, जो भारत के बाहर हिंद महासागर में एक द्वीप है मॉरिशस, वहाँ भी इन्होंने जाके अपनी बस्ती बनाई। ये भी प्रश्न आता है, तो याद रखेंगे कि जो मॉरिशस में हिंद महासागर में द्वीप है, तो वहाँ पे भी फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती बनाई, भारत के बाहर भी। तो यहाँ पे देखते हैं, और ये सब जगह को मिला के ये सब पौंडीचेरी के अधीन ही आता था। माहे हो गया, कारिकल हो गया, यमन हो गया, तो ये सब, और मॉरिशस में भी अपनी बस्ती बसाई। तो ये सब प्रश्न आते हैं, इसलिए याद रखेंगे। अब ये जो है आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, तो ये सब जो भी है हमने जो चर्चा कर रहे हैं और जो हम चर्चा करते हैं, तो सारा PDF आपको इसमें सेव हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए हमने ये सब जो भी चर्चा की है, रिजविक की संधि, फ्रांसीसी को पुनः दे दी, बंगाल, ये सब हमने ये सब देख चुके हैं। और इनके जो मालाबार में स्थल थे, और मॉरिशस में भी इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये मैप पे देख के पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको ये होगा। देखिए हमने वहाँ भी देखा है, और एक बार यहाँ भी हम देख लेंगे। पौंडीचेरी, यहाँ पे होता है कारिकल, ये कोरोमंडल तट है आपका, माहे ये भी, और यमन ये सब। अब ये पुदुचेरी के नाम से जाना था, उस समय पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। तो ये सब जो है यहाँ फ्रांसीसियों के कारखाने थे या कोठियाँ थी। अब देखिए इस समय तक आप देखते हैं लगभग 1700 तक हम पहुँच चुके। आप इस समय तक देखते हैं कि अंग्रेज़ों की स्थिति वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, और दोनों के हित आपस में टकराते हैं। और क्या होता है कि तब तक डच और जो डेनिश कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी, इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो और दो जो मुख्य यूरोपीय शक्ति जो रहते हैं, दो मुख्य जो यूरोपीय शक्ति जो भारत में रहते हैं, यूरोपीय शक्ति कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज़। तो इनके बीच बहुत सारे आगे जाके युद्ध भी होते हैं। तो ये जो अब हम अगले क्लास में युद्ध पढ़ने के पहले इनके बीच जो है कर्नाटक का युद्ध होता है। कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं। और भारत में देखिए, भारत में जब भी यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड की जो कुछ लड़ाइयाँ, संधि होती थी, तो उसका असर भारत पर पड़ता था। वहाँ जैसे जो भी युद्ध होते थे उनका असर यहाँ पड़ता था भारत पर। भारत में जो उनके बीच तनाव होते थे, तो उनका भी असर पड़ता था वहाँ। तो ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। और इनके बीच सबसे 3 कर्नाटक युद्ध, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, बहुत ही, ये बहुत थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन हम बहुत ही इसे आसान ढंग से, बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे कि सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल ही फिट हो जाएंगी। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। और इसे पढ़ने के पहले, लेकिन क्योंकि इसमें कभी ये इनके उत्तराधिकारी, कभी उनके उत्तराधिकारी, तो इसे पढ़ने के पहले हम क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में क्षेत्रीय राज्य पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक, बहुत ही जल्दी हम इसे कर लेंगे। मुगल शासक
क्योंकि ये पढ़ने के बाद जब हम कर्नाटक युद्ध में आएंगे तो फिर हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि उस समय कर्नाटक में क्या स्थिति थी, हैदराबाद में क्या स्थिति थी, तो उस समय कौन शासक थे, कैसे थे, तब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा तब। क्योंकि और फिर जब इनका विस्तार और हम देखेंगे तब देखेंगे कि कैसे जो क्षेत्रीय राज देखेंगे, कैसे बंगाल में कैसे कैसे इनका जो क्षेत्रीय राज्य कैसे उदय हुआ, हैदराबाद में कैसे हुआ, तो उस समय हम सिस्टमैटिक ढंग से सारे पढ़ेंगे। तो ये अभी आप ये जान लीजिए कि जब इनके हित ये टकराते तो दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध होते हैं। तीनों को प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। पहला आपका होता है 48, ये सब हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 49 1749, 54 और तीसरा जो होता है 1756 और से 63। और दोनों जगह की क्या क्या स्थितियाँ रहती हैं, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे हम। और अभी एक और छोटी सी जो कंपनी डेनिस है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांसीसी गवर्नर सब जो है देखिए डेनिस कंपनी। डेनिस कंपनी ये कहाँ के थे? डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन कभी क्रम लगाना हो या मिलान करना हो तो इसीलिए जानना ज़रूरी है। डेनमार्क के निवासी थे, ये आए थे फ्रांसीसियों के पहले 1616 में डेनिस इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ आए थे? सबसे पहले ये आए थे त्रावणकोर तमिलनाडु में, और ये श्रीरामपुर में आए थे। ज़्यादा इससे ज़्यादा इसमें नहीं आते प्रश्न। फिर बाद में क्या हुआ, ये छोटी सी कंपनी थी और उसके बाद इन्होंने बाद में 1845 तक अपनी सारी कंपनियां जो संपत्ति थे, जो भी इनके व्यापारिक स्थल थे, ये अंग्रेज़ों को बेच के वापस डेनमार्क चले जाते हैं। और इसीलिए उनका उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। तो ये 1745 होगा, 1800 ये लिखा गया मिसप्रिंट है, ये 1745 होगा। 1745 तक ये अपनी सारी कंपनियां, सारी संपत्ति कंपनी सब बेच के वापस डेनमार्क चले जाते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि क्रम आता है जो हमने पहले भी देखा था। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। जब कभी कभी अगर होते कि यूरोपियों का आगमन का क्रम, तो पुर्तगाली, ये पेन आज थोड़ा ज़्यादा ये कर रहा है, पुर्तगाली पहला। फिर दूसरा हम देखते हैं डच, तीसरा आए थे पुर्तगाली कब आए थे? 1498। डच हम देखते हैं 1595। फिर आए थे अंग्रेज, ये यूरोपियों के आने का क्रम है, कंपनी का नहीं। अंग्रेज आए थे 1600, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि एक बार पहले देख ले फिर हम कहते। डेनिस या डेन, ये आए थे 1616। 5 ये फ्रांसीसी। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि क्रम भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, बीपीएससी में तो क्वेश्चन आया हुआ भी है। फ्रांसीसी 1664। और एक और आई थी कंपनी यूरोपीय, स्वीडन की कंपनी, स्वीडिश कंपनी थी, ये 1731 में। ये इतने यूरोपीय कंपनी भारत आए, ये यूरोपियों के आने का क्रम है। और कंपनी का अगर क्रम पूछेगा तो फिर ये उलट जाएगा। डच की कंपनी 1602 में बनी थी, हमने पढ़ा था। तो जब ये आए थे डच पहले, लेकिन वो कंपनी बाद में बनी थी। तो अगर कंपनी पूछेगा तो फिर अगर कंपनी आ गया कंपनी, तो बाकी क्रम ऐसे ही रहेगा। केवल अंग्रेज़ जो है वो चले जाएंगे दूसरे स्थान पर, और डच जो चले जाएंगे तीसरे स्थान पे, क्योंकि डचों की कंपनी 1602 में तैयार हुई थी, मतलब स्थापित हुई थी। तो ये आज तक के लिए जो है इतना ही। और अगले बार जो है मैं सोच रही हूँ इसका कुछ MCQ, अभी तक हम यूरोपियों का जो आगमन है भारत में कर चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं PT के, सब स्टेट और जो भी UPSC के या और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो हम उसका एक सेशन कर लेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य और उत्तरवर्ती मुग़ल सम्राट। ये उत्तरवर्ती जो मुग़ल सम्राट जो है, तो इसे हम जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम जो पूरा विस्तार है फ्रांसीसी कंपनियों का, अंग्रेजी कंपनी का, जो कर्नाटक युद्ध है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो आपने देखा, ये जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप ये टेलीग्राम से जुड़ जाए, आपको सारे PDF वहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
थैंक यू, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।